ये पेपर की इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे कि हमने अपने बोर्ड के पेपर बहुत दफ़ा सॉल्व किए और काफ़ी दफ़ा आपने स्कूल में इसके पेपर्स भी दिए हैं, तो आपको पता होगा कि बोर्ड में किस तरह सवाल आते हैं। बट हम एक और बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री के सवाल जो होते हैं ना, हर बोर्ड के बिल्कुल सिमिलैरिटीज़ होती हैं उसमें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग का टारगेट ये होगा कि बोर्ड से पहले पहले तक ये जो पीडीएफ अभी मैं आप लोग को क्लास के बाद शेयर करूँगा, आप लोग क्या करेंगे कि इसकी रोज़ाना एक पेज की प्रैक्टिस करेंगे और मुझे सेंड कर देंगे। अब मेरे पास जब टाइम होगा तो मैं चेक करके आपको उसका फीडबैक दे दूंगा। ये आपका रोज़ाना की एक जो है ना एक्टिविटी होगी। ये पेपर की प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना, आप दूसरे बच्चों से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि दूसरे बच्चे क्या करते हैं कि बोर्ड आने वाला होता है तो वो अपनी तैयारी नहीं करते, जिसकी वजह से उनके नंबर कम हो जाता है। हालांकि उनको आता है, सब कुछ आता है, उन्होंने प्रैक्टिस भी की होती है, बट क्योंकि बोर्ड के करीब आने की वजह से उनकी तैयारी कम हो जाती है, वो भूल जाते हैं, तो उनके नंबर कम आते हैं। तो आज का हमारा टारगेट यही होगा कि हम इस तरीके से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि पेपर में अच्छे नंबर कैसे लिए जाए और प्रैक्टिस में ही हम रहें, ताकि क्या हो कि हमारी बोर्ड तक और तैयारी अच्छी हो जाए। तो मेरी ये बात सबको समझ आ गई? ओके। तो पहले तो ये है कि हम जो पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, ये फेडरल बोर्ड के पेपर्स हैं, फेडरल बोर्ड के पेपर्स। और आप लोग के जो पेपर्स होंगे AKUB के, उससे पहले सिंध बोर्ड का भी एक पेपर हो चुका होगा। तो सिंध बोर्ड का पेपर आई थिंक इसी महीने में है, केमिस्ट्री का क्लास 9 का। तो जैसे वो हो जाएगा तो वो भी हम फिर डिस्कस करेंगे, तो वो भी क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे AKUB में टोटल MCQs कितने होते हैं, कौन बताएगा? 40 MCQs होते हैं। बट अगर हम दूसरे बोर्ड से कंपेयर करें ना, तो दूसरे बोर्ड में या तो 12 MCQs होते हैं, या तो 12 से ज़्यादा MCQs नहीं होते। सही है, सिंध बोर्ड में 12 MCQs आते हैं और फेडरल बोर्ड में भी 12 ही MCQs आते हैं। अगर इसके हम तकरीबन फेडरल बोर्ड में एक साल में, यानी कि 2024 का जो पेपर होगा ना, तो उसमें दो पेपर्स होते हैं, मॉर्निंग का अलग होता है, इवनिंग का अलग होता है। सही है, तो यानी कि एक ईयर में हमें दो पेपर्स मिल जाते हैं। तो हमारे पास MCQs बैंक के लिए 24 MCQs हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए, तो हम वो सॉल्व करेंगे। प्लस फेडरल बोर्ड में जो हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न होता है, उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि CRQ और ERQ की प्रैक्टिस किए बगैर, यानी कि उसको याद करोगे, उसको जब आप लिखोगे ना, तो आपको समझ आएगी बात कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसके नंबर कट रहे हैं और इसके नंबर नहीं कट रहे हैं। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करने हैं। ये सारे पेपर्स मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। सही है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। 48 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कंटेन एटम्स। 48 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे? तो इसका जवाब जो भी दे रहा है वो हैंड रेज कर लें, फिर जो मैं जिसको परमिशन दूंगा वो जवाब दे। अहमद। ए। अच्छा, हानिया। बी। अच्छा, आयशा। आयशा। आयशा वहाब। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना आप लोग को? आयशा वहाब। क्या आंसर होगा इसका? क्या? अच्छा, अरीब आप बताओ। तो हानिया। हाँ, बताओ अरीब। बोलो अरीब। डी। अच्छा, बाकी सबको मैं एक बात बता दूं कि इसका आंसर क्या है और कैसे आप लोग कैलकुलेट करोगे। तो हमें कैलकुलेट करना है एटम्स, तो एटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम। और नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हम क्या करेंगे?
नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हम मास पुट करेंगे, तो मास यहाँ पे 48 ग्राम्स है। जी अहमद। जी अहमद। अच्छा, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, यही होता है। अब मास जो है ना वो हमारे पास 48 है, और मोलर मास हमारे पास कितना है? मैग्नीशियम का मास कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? 12 होता है। 12 होता है। मैग्नीशियम का मास 12 होता है, कौन बोल रहा है? 24 होता है बेटा मैग्नीशियम का मास, और मैग्नीशियम का मास आपको गिवन होगा, बट क्या है कि आपने देखना है सही। 24 मल्टीप्लाई बाय एन ए। तो मुझे बताओ, एन ए को 24 से डिवाइड, 48 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। सही है। 48 डिवाइड बाई 24, तो आंसर 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 Na होगा। डी आंसर नहीं है इसका, इसका आंसर सी है। सही है। तो कोशिश ये करेंगे, अगर आपके पास लैपटॉप हो तो लैपटॉप पे ही उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे आप लोग। इसको हाईलाइट कर देंगे और इसको आप ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट पे ओपन करेंगे ना, तो आपके पास सारे कलर्स के ऑप्शंस आ रहे होंगे। सही है। अच्छा, तो हानिया ने भी गलत जवाब दिया, अहमद ने भी गलत जवाब दिया, आयशा ने भी गलत जवाब दिया, और अरीब ने भी गलत जवाब दिया। तो ये आप लोग को बात समझ आ रही है कि आप लोग की कितनी बड़ी गलती है। आप लोग की तैयारी है बट फिर भी आप लोग की गलतियां हो रही है, तो काइंडली, बोर्ड करीब है और ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। सही है। सारे बोर्ड एक दूसरे के पेपर्स को कॉपी करते हैं, बस आखन बोर्ड में क्या होता है कि क्वेश्चन पूछने का अंदाज अलग होता है, पिक्टोरियल फॉर्म में भी देते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे ना तो आपके लिए सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस एंड दिस इज नॉट ट्रू? तो इसका आंसर कौन देगा? नॉट ट्रू। आयशा वहाब जी। आयशा वहाब ने डी का है, और हानिया? नॉट ट्रू। जी, डी। अच्छा अहमद, आप कुछ बोलोगे कि क्या आंसर सही होगा? क्या आंसर सही होना चाहिए इसमें? डी। अरीब? डी। इंशरा है, इंशरा? सही। तो इसका आंसर ए क्यों नहीं हो सकता? इसका आंसर ए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। दीज आर आइसोटोप ऑफ ईच अदर। सही है। तो ये आइसोटोप है, तो ये आंसर करेक्ट है। दे आर सेम एलिमेंट्स, ये सेम एलिमेंट्स है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद सेम है तो इलेक्ट्रॉन की भी तादाद सेम होगी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर प्रोटॉन सेम होगा तो न्यूट्रॉन दोनों के डिफरेंट होंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमें लिखा हुआ है नॉट ट्रू। तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। देखिए, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में, इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है नॉट। तो अक्सर हम क्या करते हैं, नॉट नहीं पढ़ते और डायरेक्टली आंसर को टिक करते हैं, ये भी एक सबसे बड़ी गलती होती है। बच्चों को आता होता है बट क्योंकि बोर्ड वाले इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आप लोग थोड़ा देखिएगा। अच्छा, एन एलिमेंट हैविंग गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये कौन बताएगा? अहमद? ग्रुप 1 एंड पीरियड 3। हानिया? ग्रुप 1 एंड पीरियड 3। आयशा? अच्छा, ग्रुप 1 का पता कैसे चल रहा है आयशा, ये बताओ। गुड।
यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये लास्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये ग्रुप 1 है, और पीरियड 3 इस वजह से यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाते हैं, विच ग्रुप हैज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल, वो कौन सा ग्रुप है जिसमें एस सबशेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? जी आयशा, आयशा वहाब। ए। और अहमद, हानिया, ए। और अरीब, ए इज अ राइट आंसर, सही है। आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड, ये कौन आइडेंटिफाई करेगा? क्वेश्चन नंबर 5, हानिया जी। बी। और अहमद, अहमद इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर है। अरीब इसका आंसर क्या होगा? बी। और आयशा? अच्छा, हम इस तरीके से भी करेंगे, आंसर तो आप लोग सब लोग सही बता रहे हैं माशाल्लाह, हो सकता है कि कोई एक दूसरे को कॉपी भी कर रहा हो, तो हम इसका रीज़न भी पूछेंगे कि आप जो ये आंसर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे आपकी क्या लॉजिक है। तो आयशा वहाँ बताएंगी लॉजिक क्या है कि वाई बी इज़ द करेक्ट आंसर। नहीं नहीं, बी, बी क्यों करेक्ट है? हाँ, और इसका ऑथेंटिक रीजन कोई और दें, हानिया। गुड। और अहमद आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं? आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन या आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन। टोटल ट्रांस, हाँ, मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक होता है, सही है, गुड। बट ये भी याद रखिएगा, ये भी लिख लें अपने पास, टोटल ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, इस वजह से इसका आंसर बी ही है, सही है। याद रखें हमारा मेन टारगेट होगा एमसीक्यूज करना, क्योंकि एमसीक्यूज जो है ना वो हमारे पेपर का 50 to 60% एमसीक्यूज बेस्ड है। तो आप लोग सब लोग आगा खान बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, तो काइंडली आप लोग को ये चीज़ जो है ना माइंड में रखनी है, एमसीक्यूज में आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको डिस्टिंक्शन लेनी है, अगर आपको केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन लेनी है, तो उसके लिए मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। सबसे पहले आपके बोर्ड में एमसीक्यूज के पेपर्स चेक हो जाते हैं ओएमआर मशीन से। ओएमआर मशीन जो है, अगर जिसके पूरे करेक्ट होते हैं ना, तो उसकी कॉपी बनती है, उसकी कॉपी जो है ना हाई अचीवर की कॉपी कहलाती है। फिर उसकी उसका पेपर बी देखा जाता है, पेपर बी मतलब जिसमें सीआरक्यू और ईआरक्यू होते हैं। अगर पेपर वन में आपने पूरे नंबर लिए हैं ना, तो वो हाई अचीवर में कंसिडर किया जाएगा, फिर आपकी डीपली कॉपी चेक की जाएगी और उसमें आपके मतलब डिस्टिंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेपर वन में तो एक मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। समझ आ रही है सबको ये बात? डिस्टिंक्शन लेने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर वन अगर आपका 100% सही हो गया, तो आपको डिस्टिंक्शन लाने से कोई नहीं रोक सकेगा फिर, सही है। ये हर पेपर के लिए बात बता रहा हूँ, सिर्फ केमिस्ट्री के लिए बात नहीं बता रहा। अच्छा, द आयनिक साइन ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप 5 ऑफ पीरियोडिक टेबल विल बी, क्या चार्ज होगा ग्रुप 5 के पर? जिसको पता है वो हैंड रेस करे। हाँ अहमद। -3 चार्ज ए। हानिया? -3। अच्छा, इसके अलावा आयशा वहाब? -3। आयशा वहाब लॉजिक? अच्छा, याद किया हुआ है। हानिया आप बताओ क्या लॉजिक है, क्यों ए आंसर है? गुड। तो यही वो रीज़न है जिसकी वजह से इसका आंसर ए है, सही है।
अब यहाँ पे लिखा हुआ लिक्विड बॉयल व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल्स टू, इसका आंसर कौन देगा? रेज योर हैंड्स। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, अरीब बताएंगे। डी। अच्छा, अ, अ, हरीब ने कहा है डी, अहमद आप बताएं। डी, अरीब ने डी कहा है और आपने बी कहा है। अच्छा, डी सही है। और हानिया आप बताएं। डी। और आयशा वहाब। बिल्कुल सही कहा आपने। फिजिक्स में इस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस की होगी। वैसे 1 ATM होता है, 1 ATM बराबर होता है 101,325 पास्कल के। मगर अगर इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो 101.325 आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका आंसर डी बनेगा। अच्छा, कहीं पे मेरी आवाज़ अगर ड्रॉप हो जाए ना, तो आप लोग बोलना स्टार्ट कर देना। हो सकता है माइक मेरा ऑफ हो जाता है, तो अक्सर मैं बोल भी रहा होता हूँ, बच्चे सुन रहे होते हैं, पे जवाब नहीं देते। सही है। Determine the molarity of the solution containing 20 grams of sodium hydroxide 2 decimeter cube। जल्दी कॉपी और पेन निकालें, उसको सॉल्व करेंगे सब। और जिसको पता है वो आंसर बता दें डायरेक्टली। हमेशा याद रखें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास होता है 40। ये अगर आप याद कर लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी पेपर में, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पेपर में बहुत दफ़ा पूछा जाता है। 40 ग्राम पर मोल। अच्छा, अहमद आप बताएं। सी। हानिया। डी। और आयशा वहाब। सी है। और अरीब। सी है। हानिया, सिर्फ आपका आंसर डी आ रहा है, बाकी सब सी बोल रहे हैं। क्यों? तो यहाँ पे 2 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम भी तो है ना। वॉल्यूम 2 डेसीमीटर। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सही है। मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, यही वाला फॉर्मूला होता है। अब 20 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे 0 0 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल। सही है। 1/4 आपको पता है किसके बराबर होता है? 0.25। इस वजह से इसका आंसर 0.25 है। हानि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। मुझे लग रहा है आप डिस्टिंक्शन ले सकती हो, मगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो ये गलतियाँ होंगी तो फिर मसला हो जाएगा। देखो, आपको आपकी वीकनेस भी पता चल रही है, इस पर सब वर्किंग कर सकते हैं। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कौन देगा, मुझे ये बताएं। हानिया, क्या आंसर होगा इसका? हाँ, अरीब बताओ। अरीब, अरीब। +2। हानिया। +2। अहमद। आयशा। इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? अरीब करेगा। अरीब बताओ कि इसका आंसर +2 क्यों है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसका आंसर +2 होगा। सही है, गुड, बहुत अच्छा। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन थी। देखिए, आप अगर इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे ना, इससे आपकी दो चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी। एक, आपको CRQ और ERQ में भी हेल्प मिलेगी कि ये की पॉइंट्स आपके CRQ और ERQ में अक्सर 2 2 3 3 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। सही है। तो इस चीज़ को आपने फोकस करना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिवीजन क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ मैं आप लोग की, ताकि आप लोग की ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाए। वॉट इज बींग रिड्यूस इन द गिवन रिएक्शन? कौन आंसर देगा? हाँ बताओ अहमद।
Cl2। अच्छा अरीब। Cl2। अच्छा और हानिया। Cl2। अच्छा आयशा वहाब। आयशा वहाब। Cl2। तो Cl2 ही है, रिड्यूस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। मैंने आपको बताया था जो भी नॉन मेटल्स होते हैं डायटोमिक स्टेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। जीरो से ये किस में जा रहा है बेटा? -1 में जा रहा है, तो ये रिड्यूस्ड हो रहा है। इस वजह से इसका आंसर ए है। सही है, इसका आंसर ए है। नेक्स्ट मुझे कौन बताएगा इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी? हाँ अरीब आप बता दो। लिथियम। अहमद। लिथियम। इसके अलावा आयशा वहाब। लिथियम। इसके अलावा हानिया। लिथियम। एक्सप्लेन कौन करेगा इस चीज़ को? वाई लिथियम हैज़ मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी? हाँ आपको पता है कि साइज का आयनाइजेशन एनर्जी के साथ इन्वर्सली रिलेशन होता है। साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो इस वजह से इसका आंसर लिथियम है। गुड। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन हैज हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर? हानिया। फ्लोरीन। अहमद। फ्लोरीन। अरीब। और वो आयशा। फ्लोरीन। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। फ्लोरीन हैज़ मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर। फ्लोरीन जो है वो ग्रुप में सबको क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। वो क्लोरीन को भी कर सकता है, क्लोरीन को कर सकता है, ब्रोमीन को कर सकता है, आयोडीन को भी कर सकता है। सही है। और ये हमने किस चैप्टर में पढ़ा था? चैप्टर नंबर 12। चैप्टर एमसीक्यूज नंबर 12 हमने किस चैप्टर में पढ़ा है? चैप्टर 8 में पढ़ा है। सही है, तो इसका आंसर डी है। तो ये बात समझ आई आप लोग को? एमसीक्यूज क्लास। अब एक और पेपर के हम एमसीक्यूज इसी तरीके से डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको होम असाइनमेंट दूंगा। सही है। रोज़ाना याद रखें कि हमारी एक ऑनलाइन क्लास होगी जिसमें हम पेपर से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, और इसी तरीके से फिज़िकल क्लास हो रही है तो वो अपनी जगह है, मगर ऑनलाइन क्लास एक होगी जिसमें सारे बच्चे कंबाइन होंगे, और इसी तरीके से हम एक सेशन कंडक्ट करेंगे। और ये ऑनलाइन भी रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा, बट कोशिश ये करें कि आप लोग ये सेशन को ज्वाइन करें, ताकि आप लोग जब पार्टिसिपेशन करेंगे ना तो इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है। एक और पेपर हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके एमसीक्यूज। देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट सवाल है, कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस। आपसे पेपर में इस तरीके से नहीं पूछा जाता, आपको पेपर में पूरा कॉलम बना के दिया जाता है, कंपाउंड ये है, मिक्सचर ये है, डिफरेंस बता दो। तो इसके 3 डिफरेंस या 4 डिफरेंस इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा ये सवाल जो है, आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं इसके अकॉर्डिंग आपने क्लासिफाई करना होगा विच स्टेटमेंट बिलोंग्स टू विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो अभी सिर्फ हमने एमसीक्यूज़ के लिए क्लास ले रहा हूँ ना मैं आपकी, तो इस वजह से एमसीक्यूज़ ही हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीआरक्यू ईआरक्यू की तरफ भी मूव करेंगे। सही है। अच्छा इसका आंसर जो है कौन देगा? 58.5 grams of NaCl and 95 grams of magnesium chloride have equal number of। इन दोनों की क्या चीज़ सेम होगी?
अगर आपको मोलर मास चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, ईच एंड एवरी एलिमेंट का मोलर मास क्या होगा। जी जी जी, जिसको पता है। अच्छा, हानिया ने हैंड रेज किया, हानिया बताएं। जी बोलो अरीब। वन का सी, अच्छा और बच्चों से पूछने फिर मैं बताता हूँ। वन सी, अच्छा हानिया। क्या है? सी है। अच्छा, और आयशा? आयशा, आयशा चले गई हैं। आयशा बताओ इसका आंसर क्या होगा वन का। इसका 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 आंसर सी है। कैसे है कि अगर आप इसका मोलर मास निकालो सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास भी होता है 58.5 ग्राम पर मोल, और मैग्नीशियम क्लोराइड का मोलर मास होता है बेटा 95 ग्राम पर मोल। अब मोलर मास और मास अगर सेम हो तो क्या चीज़ सेम होगी? मोल सेम होंगे। इस वजह से इसका आंसर सी है। सही है। क्वेश्चन नंबर टू, विच स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन इज नॉट करेक्ट? इसका आंसर कौन देगा? नॉट करेक्ट। हानिया, अरीब बताओ। अरीब, जी जी। सी, हानिया। सी, अहमद। आयशा वहाब। वाई सी इज करेक्ट? आयशा, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वाई सी इज करेक्ट, नॉट करेक्ट। हाँ। नहीं ना, क्योंकि आइसोटोप की दूसरी डेफिनेशन क्या है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना कि यहाँ पे तो बिल्कुल इसके रिवर्स स्टेटमेंट गिवन है ना। बात समझ आ रही है? तो इस वजह से इसका आंसर क्या बना? इसका आंसर बना सी। नेक्स्ट जो है आप सॉल्व करोगे, एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू। जी कौन देगा इसका आंसर? हानिया। अरीब, अरीब क्या आंसर होगा इसका? ए। अहमद? ए, तो बिल्कुल सही कहा आपने, ए इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज शेल 2 है, इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को जब आप ऐड करोगे तो ग्रुप आ जाएगा, और 2 इसका पीरियड नंबर है, तो इस वजह से ए इज़ द करेक्ट आंसर। जी बोलो। ये एलिमेंट नहीं, ये एलिमेंट क्लोरीन फ्लोरीन है। देखो ना इसमें एटॉमिक नंबर क्या बनेगा? 2 + 2 4, 4 + 5 9। 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 ही प्रोटॉन होंगे, तो इस वजह से 9 प्रोटॉन की वजह से इसका एटॉमिक नंबर 9, तो ये फ्लोरीन एलिमेंट होगा। सही है। विच ग्रुप हैव इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल? यहाँ पे आपको वो ग्रुप आइडेंटिफाई करना है जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में हो। इसका आंसर कौन देगा? आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में हो। अरीब, क्या आंसर? बी, अरीब ने कहा है बी, और कोई बताएगा इसका आंसर? अहमद ने कहा है ए, और हानिया? क्या आंसर होगा? ए होगा। आयशा?
आयशा। आयशा। अच्छा, इसका आंसर ए है, क्योंकि क्या रीज़न है इसका आंसर ए क्यों है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि थ्री वाला जो हमारे पास ग्रुप होता है ना, उसमें पी सबशेल इंक्लूड हो जाता है। टू वाले में एस सबशेल होता है, वन में भी एस सबशेल होता है, और बी जहाँ पे बी आ जाते हैं ना, वहाँ पे डी ब्लॉक के एलिमेंट यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सही है, यानी कि जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इस वजह से इसका आंसर होगा, इसका आंसर ए होगा। आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड। कौन बताएगा इसका आंसर? जी। के सी एल। हानिया। वाई हानिया के सी एल? जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसका आंसर है के सी एल। सही है। अच्छा, अब आ जाते हैं द आयनिक साइन ऑफ एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप 4 6 ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल विल बी। इसका आंसर क्या होगा? हाँ अरीब बताओ। अरीब बताओ, इसका आंसर क्या होगा? शायद इंशरा। इंशरा नहीं, हानिया। ए। और अहमद। ए। तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें पता है ग्रुप 6 के ऊपर जो चार्ज होता है वो -2 का चार्ज होता है। द अ लिक्विड बॉयल व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम इक्वल्स टू। इसका आंसर कौन देगा? ये तो अभी हमने डिस्कस भी किया था, बट डी। सोच लो। बी। डी। और बताएं। अहमद आप ए बोल रहे हो? डी। अच्छा हानिया। डी। तो डी इज द राइट आंसर। एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसका आंसर ये बनेगा। सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करें। आप लोग मुझे बताएं 8 का आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। और और मुझे बताएं। सी। और बताएं। सी। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। मैंने अभी आपको बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास आपको याद करना है 40। सही है, और 4 ग्राम है। नहीं, यहाँ पे हमें बोला गया है कॉन्सेंट्रेशन इसकी ये है, मास मालूम करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन आपके पास मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1000 भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है। सही है। और मोलर मास आपको पता है 40 होता है, और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। तो मोलैरिटी हमारे पास है 4, मास हमें मालूम करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कन्वर्जन फैक्टर है, और मोलर मास 40 है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है 250। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 1000। तो सिंपल है, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, और 4 4 ज़ा 16, 16 25 ज़ा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर पक्का सही आ रहा है सबका। 40 ग्राम आ रहा है। अच्छा, मैं भी चेक कर लेता हूँ। आप लोग अभी तक सी सी कर रहे थे, तो मैं भी चेक कर लेता हूँ। 4 × 4 मल्टीप्लाई बाय 25, 400 डिवाइडेड बाय 10, तो 4 आ रहा है आंसर।
हानि क्या बोल रहे हो आप, वापस बोलो। हम यहाँ पे कंसंट्रेशन वाला नहीं करेंगे कि सॉल्यूशन का मास जो होता है। हाँ तो हमारे पास देखो ना, फॉर्मूला तो ये अप्लाई होगा ना, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में। हाँ, जब सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम होता है तो ऊपर 1000 का फैक्टर भी आ जाता है। जी ठीक सही है। है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली मास निकालना है ना, व्हाट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मास की जगह मास ही रहेगा, हाँ, बाकी सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। जी तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। मास कितना आएगा, यहाँ पे 400 आ रहा है, 400 डिवाइडेड बाय 10, तो 40 आ जाएगा आंसर। जी सर। बात समझ आ गई हानिया। जी तो इसका आंसर है ए। आप लोग देखें, जो है ना, आप लोग सॉल्व नहीं करते, डायरेक्टली आंसर बता रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके ऑप्शंस गलत हो रहे हैं। तो इस बात पे आपने फोकस करना है। मुझे बताएं इसका आंसर कौन बताएगा, 9 का। अरीब, जी सर। आंसर 9 का क्या होगा। हानिया, सर +3। +3। और अहमद, अच्छा, और इसके अलावा अरीब, सर बी होगा। बी होगा। और इसके अलावा आयशा, वहाब, आयशा वहाब, सर बी होगा, सर बी। बी होगा। तो मैं बता देता हूँ बी इसका आंसर कैसे होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो Fe2O3 है, हमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है, ऑक्सीजन का तो पता है, तो Fe2 प्लस, यानी कि 2 Fe है, तो यहाँ पे हम 2 Fe लिख देते हैं। और प्लस यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक के ऊपर -2 का चार्ज होता है, ओवरऑल चार्ज 0 है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 2 Fe के ऊपर हमारे पास चार्ज आएगा -6 का, इजिकल्स टू 0। तो यहाँ पे 2 Fe हमारे पास बराबर हो जाएगा +6 के, और एक Fe हमारे पास बराबर होगा +3 के। सही है, तो इस वजह से इसका चार्ज होगा +3। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, इसका आंसर बी होगा। और मुझे 10 का बताएं, 10 का आंसर क्या होगा। जी, जी, मैग्नीशियम। अच्छा, और कोई मुझे बताना चाहेगा। बी होगा सर। बी होगा, सही है। और हानिया, सर बी होगा। बी होगा। और इसके अलावा आयशा वहाब, सर डी होगा। हाँ अरीब, अरीब, सर बी होगा सर। बी होगा। अच्छा चलो, आप लोग सब लोग सही बोल रहे हो, मुझे मतलब कि ऐसा हो बगैर कैलकुलेशन से मैं बता सकता हूँ कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा। कोई ऐसी ट्रिक हो जाए जिसकी वजह से मुझे डायरेक्टली रिएक्शन दिया जाए और मैं आइडेंटिफाई कर लूँ। सर लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, एक ये भी तरीका है, और सिंपली आप ये बात याद रख सकते हो कि मेटल हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। सही है। तो इस वजह से यहाँ पे मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, इस वजह से ये ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। नॉन मेटल वाला जो भी हमारे पास सब्सटेंस होगा वो रिड्यूस हो रहा होगा, यानी कि नॉन मेटल हमारे पास गेन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, और मेटल हमारे पास लॉस कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। इस वजह से इसका आंसर क्या बना, इसका आंसर ए बना। विच ऑफ द फॉलोइंग, सर बी बना। बी बना सर। हाँ बिल्कुल सही कहा, इसका आंसर बी बना। मैं यही चेक कर रहा था कि आप लोग क्या बोलोगे। विच, नहीं सर, आपने गलत कर दिया था। चलो सही है, आपने सही कहा। विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट रिएक्टिव, मुझे बताओ कौन सा लीस्ट रिएक्टिव होगा। लिथियम। और अरीब आप बताओ। लिथियम। और हानिया बताएंगे।
लिथियम। और आयशा वहाब? लिथियम। लिथियम। लिथियम लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, कोई बताएगा इसका रीज़न? जी अहमद। हाँ, जिसका साइज बड़ा होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, जिसका साइज छोटा होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और एमसीक्यूज नंबर 12 को का आंसर क्या होगा? विच हाइड्रोजन हैलाइड इज मोर रिएक्टिव? बी, हाइड्रोजन आयोडाइड। अच्छा, और कौन बताएगा? और कौन बताएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? अरीब, हानिया और आयशा वहाब। सर मुझे तो बी लग रहा है। क्या बोला आपने? बी? बी। डी? सी? बी। अच्छा सी। सर, और? अरे बी बी होगा, फॉर बॉल अच्छा बॉल। बी। और बताएं। सर डी होगा। हानिया वापस बोले। सर आई थिंक डी होगा। डी। अच्छा अरीब आप बताओ। अरीब? सर मेरे हिसाब से डी होगा। डी होगा तो हमारे पास नहीं एक सर, सॉरी सॉरी सर, एस होगा, एस होगा, सॉरी सॉरी, ए होगा, ए होगा, ए आई होगा। थिंक। मुझे सही आंसर नहीं मिल पा रहा, क्या करूं मैं? डी आंसर है? मतलब आप ही सिर्फ हो, बाकी तो सब आपके अगेंस्ट जा रहे हैं अहमद। तो आप अपनी स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करोगे? नहीं, आप अपनी स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करोगे अहमद? वीक बॉन्ड क्यों होता है? गुड, गुड। और इसको एक्सप्लेन करो अहमद। अच्छा अरीब, अरीब कुछ कह रहा है, एक मिनट अहमद। सर मेरे हिसाब से हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड? अरीब क्यों हाइड्रोजन फ्लोराइड है? क्योंकि सर पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिव शायद वही रहे हो। नहीं, आपने आपने शायद अहमद का रीज़न नहीं सुना। आपने अहमद का रीज़न नहीं सुना। अहमद वापस कहें आप। लार्जेस्ट साइज होता है, आप ये कहना चाह रहे हो? सर लेकिन जितना बड़ा साइज होता है हम्म। उसमें ये आयोडाइन लेस रिएक्टिव नहीं हो जाएगा, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव इन हैलोजन। नहीं हानिया, हम इस रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे। देखिए, मोर रिएक्टिव का मतलब क्या है? जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो मोर रिएक्टिव हो जाएगा ना। तो फिर सर ए है, क्योंकि फिर सबसे छोटा फ्लोरीन होता है पूरे ग्रुप में हाइड्रोजन के, तो फिर ए ही होगा। वापस हमारे पास दो ऑप्शन ए के आ रहे हैं और एक ऑप्शन हमारे पास आ रहा है डी का। और आयशा वहाब की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यस। आयशा वहाब आप क्या कहना चाहेंगी? सर कुछ नहीं। क्यों? सर बस भाई सर मैंने आंसर कह दिया, अब मुझे ये लग रहा है और बस। आपको क्या लग रहा है? मुझे तो अलग ही लग रहा है, बी लग रहा है। बी लग रहा है? क्या करूं अहमद, मुझे आपका ही आंसर सही लग रहा है मगर ये सब ए बोल रहे हैं। अब वापस अहमद अपना स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे। डी आंसर सही है बच्चों। अहमद बताएगा और अहमद की बात आप सुनो। हम्म। अच्छा, और हानिया अब आप बात समझ आई आपको? जी सर। और अरीब? जी सर आगे। देखो मैं आपको फिर बताता हूँ। मुझे बताओ, जब हम ग्रुप 7 में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ जाता है ना। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का साइज उससे बड़ा होता है, ब्रोमीन का साइज उससे बड़ा होता है और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। सही है।
मुझे बताओ कि इन सब का बॉन्ड तो एक ही के साथ बना हुआ है, हाइड्रोजन के साथ। तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिस्टेंस किस में होगा? एच एफ में होगा, एच सी एल में होगा, एच बी आर में होगा और एच आई में होगा। बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ आप बोल लो, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ग्रेटेस्ट होगी एच आई की। अब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उसका मतलब ये सबसे ज़्यादा वीक बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा? ये हमारे पास वीक बॉन्ड बनेगा। और जिसका बॉन्ड वीक होता है तो वो जल्दी टूटेगा। हाँ, वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा ना। जिसका बॉन्ड वीक होता है वो फास्ट ब्रेक डाउन होगा, फास्ट डिसोसिएट हम कर लेते हैं या फास्ट ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अब फास्ट ब्रेक डाउन होगा तो मोर रिएक्टिव की तरफ जाएगा या लेस रिएक्टिव की तरफ जाएगा? फास्ट डिसोसिएट मीन्स मोर रिएक्टिव। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे इसकी रिवर्स स्टेटमेंट को, हानिया। ए क्यों हमारे पास जो है वो मोर लेस रिएक्टिव होगा? कौन? ए। सर क्योंकि उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी इतना ज्यादा है कि वो बॉन्ड को टूटने नहीं देगा। हाँ, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ कम होगी ना। जी जी, बिकॉज उसका रेडियस कम है। रेडियस छोटा है, बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसके अलावा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा तो यह हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा और मोर स्टेबल हो जाएगा। सही है। एच एफ क्या होगा? एच एफ हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होगा, लीस्ट रिएक्टिव और मोर स्टेबल। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें एच आई की, तो एच आई क्या होगा? जल्दी बताएं आप लोग। हरीफ। मोर रिएक्टिव और लीस्ट स्टेबल। सही है। एक ये बात हो गई। अब मुझे कोई इसका ट्रेंड बता दे। ट्रेंड एच हाइड्रोजन हैलाइड का ट्रेंड क्या होता है? हाइड्रोजन हैलाइड का ट्रेंड बता दें रिएक्टिविटी का। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? एच आई मोर रिएक्टिव होगा, देन एच बी आर, देन फिर एच एफ। तो आज की क्लास आप लोग की कैसी रही? मतलब आज आप लोग को क्या सीखने को मिला? अरीब पहले बताएंगे। आज की क्लास में क्या ऐसी बात लगी आपको कि ऐसी क्लास होनी चाहिए? हाँ, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है। अच्छा। और अब आयशा बताएं। सर मैंने बता तो दिया। आयशा ने भी बता दिया, सही है। अहमद बताएंगे इस क्लास में आपको क्या ऐसी यूनिक चीज़ लगी? सर मतलब ज़्यादा लोग थे और ज़्यादा एमसीक्यूज को डिस्कस करने में भी सही लगा। सही है। और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, जी। कॉन्सेप्ट भी। हो गई, मज़ा आ गया। अच्छा, हानिया। सर ज़्यादा स्टूडेंट्स से तो ज़्यादा इंसाइट मिल गई कि लाइक क्या लोग सोच रहे होंगे, तो क्या ऑप्शंस हो सकते थे। हम्म। तो इस तरीके की हम क्लासेस रोज़ाना कंडक्ट करेंगे और इसमें मैं आपको रोज़ाना नए नए एमसीक्यूज़ बैंक दूंगा जिससे रिलेटेड हम अपनी जो डिस्कशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें जो वीकनेस है जिसकी वजह से आप डिस्टिंक्शन नहीं ले सकते हो और आप चाहते हो डिस्टिंक्शन लेना, तो फिर आपको ऐसी क्लासेस में पार्टिसिपेट करना होगा। और पार्टिसिपेट करने के बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जस्टिफाई भी करना होगा। जस्टिफाई करना है यानी कि जैसे आप बोल रहे हो कि ए आंसर सही है तो क्यों है सही है, तो कल फिर मैं आपको टाइम स्केड्यूल सेंड करूँगा और इसी के अकॉर्डिंग हम जो है वो क्लास कंडक्ट करेंगे। ओके, ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।